तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की जानिब से ईद के बाद बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई की तहरीक का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन पीटीआई क़यादत के इस ऐलान के साथ एक बड़े सवाल का जन्म हुआ है। वो सवाल क्या है, उस सवाल का जन्म कहाँ से हुआ है और फिर तहरीक-ए-इंसाफ से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के लिए इंतहाई परेशान कुन हैं। तो ईद उल फ़ितर के बाद होने क्या जा रहा है, इस बड़ी खबर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले 3 मुख्तसर सी बातें आप नाज़रीन के साथ मैं करना चाहूँगा। एक तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, गुज़िश्ता रोज़ आप दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों के साथ सफ़र की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी, तो कल के लिए मैं आप तमाम देखने वालों से माज़रत ख़्वाह हूँ। और तीसरी बात नाज़रीन, मैं अपने उन तमाम देखने वालों को जो आज ईद उल फ़ितर मना रहे हैं, उन तमाम देखने वालों को ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब कुछ दोस्त सवाल पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में ईद तो कल हफ्ते के दिन होनी है, तो आज ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद किन दोस्तों को पेश की जा रही है? तो खलीजी ममालिक में और मगरबी ममालिक में जहाँ-जहाँ पे आज ईद उल फ़ितर मनाई जा रही है और वहाँ से हमारे जो भी देखने वाले हैं, ये मुबारकबाद उन दोस्तों के लिए है। बाकी चाँद रात है, तो पाकिस्तानी दोस्तों के लिए, देखने वालों के लिए आज चाँद रात की एडवांस मुबारक जो है, मैं उनको अभी से दे देता हूँ। अब नाज़रीन पहली खबर पे आ जाते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान साहब के लिए रिहाई की ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। अब पीटीआई के इस ऐलान के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ जो है, पाकिस्तान की सियासत में ईद उल फ़ितर के बाद एक बड़ा धमाका करने जा रही है। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या इस मर्तबा तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, जो इस वक्त लीड कर रहे हैं खान साहब की पार्टी को, तहरीक-ए-इंसाफ को, क्या वो इमरान खान साहब की रिहाई की इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचा पाएंगे? अब ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? सवाल नाज़रीन इसलिए पूछा जा रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसने पीटीआई की क़यादत को हिला के रख दिया है। उन ख़बरों को लेके, उन रिपोर्ट्स को लेके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत, बल्कि वो ख़बरें तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के लिए इंतहाई परेशान कुन हैं। अब आप देखें कि सलमान अकमल साहब ने, जुनैद सफदर साहब ने और पीटीआई के बाकी रहनुमाओं ने जो 2 दिन पहले ये ऐलान किया कि खान साहब की रिहाई के लिए ईद के बाद हम रिहाई अमन मूवमेंट का ऐलान करने जा रहे हैं, जिसमें 10 लाख लोगों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। इससे पहले आप ये देखें सियासी तहरीक का ऐलान अचकज़ई साहब ने किया था, जो 8 फरवरी का एहतजाज था कि पहिया जाम हड़ताल करेंगे, शटर डाउन हड़ताल करेंगे, और भी उसको कोई रंग दिया गया था। लेकिन उस स्ट्राइक का 8 फरवरी की कॉल का नतीजा क्या निकला, वो उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। अभी एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्या अब अचकज़ई साहब से हट के तहरीक-ए-इंसाफ ने जो रिहाई तहरीक चलाने का ऐलान किया है, क्या पीटीआई अब सोलो फ्लाइट करना चाहती है? तो इस पर तो तहरीक-ए-इंसाफ का जवाब ये है कि ये जो रिहाई मूवमेंट ईद के बाद चलेगी, ये दरअसल स्टेट मूवमेंट का हिस्सा है, जिसको सुहेल अफरीदी साहब जो है वो लीड करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि पीटीआई के अपने अनाउंसमेंट के मुताबिक इस तहरीक के लिए 10 लाख लोग जो हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा, उन्हें इस तहरीक में रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब इससे पहले जब तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा था कि हम रिहाई फोर्स बनाएंगे, उसमें लाखों लोगों को रजिस्टर करेंगे, तो तब यह कहा गया कि अगर रिहाई फोर्स में लोग शामिल होंगे, तो उन जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन कराना, किसी फोर्स में शमूलियत अख्तियार करना ख़तरे की घंटी से कम ना होगा। उन पे क्रैकडाउन भी हो सकता है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन अब वो रिहाई फोर्स की जगह रिहाई अमन मूवमेंट का इसको नाम दिया गया है। और आपको याद होगा कि परसों वलीमा खान साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर अदालतों से इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती, तो फिर 90% जो अवाम हैं, वो इमरान खान साहब को खुद जेल से बाहर निकलवा लेंगे। यानी तहरीक-ए-इंसाफ एक मैसिव लेवल के ऊपर इस तहरीक को चलाने का इरादा रखती है। लेकिन सवाल वही है कि ये कितना मुश्किल होगा रिहाई की इस तहरीक को पीटीआई की क़यादत के लिए इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाना। ये बड़ा चैलेंज क्यों है? इस चैलेंज की नाज़रीन कुछ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है
कि तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी ढांचा है बतौर सियासी जमात, ना वो तहसील लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पंजाब की, क्योंकि तहरीक को जो एक पीक मिलती है वो पंजाब से मिलती है, तहरीक इंसाफ की किसी भी तहरीक को। तो पंजाब में जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत करती हैं प्रोविंशियल चैप्टर की, वो आलिया हमज़ा साहबा हैं। अब आलिया हमज़ा साहबा 9 मई के केस में कन्विक्टेड हो चुकी हैं, सज़ा याफ्ता हैं। सज़ा मिलने के बाद वो जेल में नहीं बल्कि रोपोश हैं, और पार्टी क़यादत का उनके साथ कोई राब्ता भी ऐसा नहीं कि ओपनली आप उनके साथ राब्ता कर सकें। और फिर जो पंजाब में तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो माजी में जो रेड्स हुए, जो क्रैकडाउन्स हुए, जो गिरफ्तारियां हुई, उनको लेके पीटीआई के जो लोग हैं वो ऑलरेडी पंजाब में भी और पूरे सूबों में, तमाम सूबों में, वो इन गिरफ्तारियों की वजह से और छापों की वजह से पहले ही परेशान हैं। तो इसलिए सवाल उठाया जा रहा है क्या इस तहरीक को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुकम्मल तौर पे मुतहर्रिक कर पाएगी, इस तहरीक को मुकम्मल तौर पे मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएगी। तो नाज़रीन, फ़िलहाल तो ऐसा कोई सीन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी पोजीशन ऐसी है कि अगर खित्ते के जो हालात हैं उस पर ताकतवर हलकों का कहना है या हुकूमत का ये कहना है कि खित्ते के हालात की रोशनी में मुल्क में किसी भी अदम इस्तेहकाम को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और राजा साहब ने जो तहरीक का ऐलान किया है रिहाई मूवमेंट का, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद जाना हमारा हतमी फ़ैसला है, ये तहरीक हम चलाएंगे, 10 लाख लोगों को इसमें रजिस्टर्ड करेंगे और फिर इस तहरीक की क़यादत सोहेल अफरीदी साहब करेंगे। अहदेदारों का नाम का ऐलान भी किया जाएगा, लेकिन हतमी चीज़ उन्होंने कहा कि ये है कि हमने इस्लामाबाद जाना है, यानी डी चौक पे जाना है। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा, एक बड़ा हजूम तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में ला के उसको बिठाना चाहती है, कोई धरना देना चाहती है। लेकिन इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है उसमें ऐसी कोई तहरीक, ऐसा कोई धरना, ऐसा कोई एहतजाज जो है वो पाकिस्तान अफोर्ड कर नहीं सकता। तो देखते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत इसको कैसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो पीटीआई से खबरें आ रही हैं और जो कुछ पहले हो चुका है, उसकी रोशनी में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा तहरीक इंसाफ के लिए, इस तहरीक को मतलब पहले तो इसको खड़ा करना और फिर इसको आगे चल के चलाना। बाकी एक हमारे साफ़ी हैं हमाद हसन साहब, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि खान साहब की रिहाई की जो चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और हमाद हसन साहब कहते हैं कि खान साहब की रिहाई का बड़ा इम्कान है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि रिहाई के बाद जो खान साहब हैं वो सिस्टम के लिए किसी किस्म की परेशानी का बायस जो है वो नहीं बनेंगे, सिस्टम को डीरेल नहीं करेंगे। अब हमाद हसन साहब की खबर ज़ाहिर सी बात है, उनके अपने ज़राए, अपने सोर्स होंगे, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल मौजूदा हालात में बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि ये जो कहा गया ना कि हमाद हसन साहब की तरफ से कि सिस्टम को चलने दिया जाएगा, खान साहब की रिहाई के इम्कानात बढ़ गए, तो खान साहब की गारंटी कौन देगा कि वो सिस्टम को डीरेल करने की कोई अटेम्प्ट नहीं करेंगे? गारंटी तो खान साहब की देने वाला कोई नहीं। अलबत्ता एक अच्छी खबर तहरीक इंसाफ के लिए है या इमरान खान साहब के लिए है, वो खबर यह है कि जो जमामा खान साहबा ने एक अपील की थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि बच्चों के साथ इमरान खान की बात नहीं करवाई जाती, और फिर उनके वीज़े का इशू भी उन्होंने एजिटेट किया, तो इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ आया है। और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ईद के दिन इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ बात करवाई जाएगी। ईद के दिन इमरान खान साहब की उनकी बेटों के साथ बात करवाई जाएगी। और जहाँ तक इशू है खान साहब के वीज़े का, तो उससे मुतल्लिक हुकूमत का जवाब ये है कि अगर बच्चे खान साहब के सलमान और कासम नायकॉब पे पाकिस्तान का सफ़र करते हैं, तो नायकॉब के लिए तो उन्हें पाकिस्तान के वीज़े की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर इमरान खान साहब के बेटे ब्रिटिश पासपोर्ट पे सफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली खान साहब के बच्चों को, कासम और सलमान को पाकिस्तानी वीज़ा दरकार होगा। और जब वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे आएंगे, वीज़ा लेके आएंगे, तो फिर पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उन कवानीन का भी उनको एहतराम करना होगा।
लेकिन यहाँ पे अलीमा खान साहबा ने यह बताया था कि खान साहब के जो बेटे हैं कासिम और सलमान, उनके पास नाइकॉप नहीं है, उनके नाइकॉप जो है वो गुम हो चुके हैं। लेकिन ये भी कोई इतनी बड़ी की रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नाइकॉप के बगैर बच्चे खान साहब के कासिम और सलमान पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं, तो अगर वो नाइकॉप की रिन्यूअल की एप्लीकेशन दे दें तो 1 से 2 हफ्तों के अंदर अर्जेंट जो नाइकॉप कॉर्ड है वो आपको डिलीवर हो जाता है। अर्जेंट जो नाइकॉप कॉर्ड है वो आपको डिलीवर हो जाता है। तो इस तरीके से भी वो पाकिस्तान आ सकते हैं अगर नाइकॉप कॉर्ड जो है वो हासिल कर लेते हैं बाकायदा तौर पे दरख्वास्त दायर करके। तो कल जब ईद उल फितर है तो खान साहब की अडियाला जेल की इंतज़ामिया की तरफ से उनके बच्चों के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। हो सकता है गालिब इम्कान है कि बुशरा बीबी साहबा के साथ भी इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं ईरान इसराइल जंग से मुतल्लिक। एक तो नाज़रीन ये जो जंग है, जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती और जंग के ख़ात्मे के बाद इसके असरात का ख़ात्मा नहीं होता, ये बात तो अब दीवार पे लिखी है कि दुनिया के लोगों की और इस खित्ते के लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो मुश्किलात में हैं। ज़िंदगियां आसान नहीं हैं, महंगाई का सामना करना पड़ेगा और कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो ईरान पे हमला किया गया, अब उस हमले के बाद ख़ास तौर पे जो रिफाइनरी थी ईरान की, दुनिया की गैस फील्ड की गैस की सबसे बड़ी रिफाइनरी, जिसको टारगेट इसराइल की तरफ से किया गया और फिर सदर ट्रंप साहब ने कहा कि उनके नॉलेज में नहीं था। अब यह हुआ है कि उस रिफाइनरी पे हमले के बाद ईरान की तरफ से जो ऐलान किया गया था कि यह हमला महंगा पड़ेगा, जिन लोगों ने हमला किया है दुश्मन ने, उनको ये महंगा पड़ेगा। एक तो गुज़िश्ता रोज़ जो ख़बर सामने आई, आपके साथ बात नहीं हो सकी सफ़र की वजह से, कि जो कतर की LNG की रिफाइनरी के ऊपर ईरान ने हमला किया। अब उस हमले के नतीजे में जो 17% वहाँ से LNG निकला करती थी कतर से और दुनिया को उसकी सप्लाई की जाती थी, अब 3 से 5 साल तक वो 17% की वो कमी वहाँ पे रहेगी और $26 बिलियन का कतर को नुकसान हुआ है। सालाना $20 बिलियन का अलग से इसको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। $26 बिलियन तो उसकी मतलब दोबारा से उसको बनाने के लिए लगेंगे, उस रिफाइनरी को जो नुकसान पहुंचा है LNG के। $20 बिलियन का सालाना कतर को नुकसान होगा। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से आज इसराइल के शहर हैफा में जो ऑयल रिफाइनरी है उसको भी टारगेट किया गया है और हैफा की रिफाइनरी को टारगेट करते हुए ईरान की जानिब से पहली मर्तबा जो नसरुल्लाह मिज़ाइल हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये नसरुल्लाह मिज़ाइल क्या है? ये मिज़ाइल वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। बड़े ताकतवर, बड़े जदीद ये मिज़ाइल हैं जो आज ईरान ने इसराइल के ऊपर जो है वो दागे हैं। और फिर एक और ख़बर और भी सामने आई है कि अमेरिकी जदीद त्यारा F-35, कल तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी ना कि 16 जो जहाज़ हैं वो ईरान इसराइल जंग में अमेरिका को 16 जहाज़ों का नुकसान उठाना पड़ा, 16 जहाज़ों का। और आज जो F-35 था जिस पर ईरान का दावा है कि हमने उसे टारगेट करके उसको तबाह कर दिया है, मतलब उसको फारिग कर दिया है, गिरा तो वो नहीं है, लेकिन उसको नुकसान ईरान ने कहा कि हमने पहुंचाया है, वो हमारी फायरिंग रेंज में आया है। और ईरान ने यह भी कहा कि हमारे दिफाई निज़ाम की सलाहियत है कि हमने F-35 को, अमेरिका के जहाज़ को ट्रेस आउट करके उसको टारगेट किया। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि जो F-35 फाइटर जेट है, कुछ ऑपरेशनल, कुछ तकनीकी उसमें इश्यूज़ आए हैं, जिसकी वजह से खलीजी ममालिक में जो अमेरिका की एयरबेस है वहाँ पे उसको लैंड करवाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की अमेरिका के साथ $7 बिलियन के फ़ौजी मिलिट्री साजो सामान की डील हुई है, जिसमें $5.6 बिलियन के तो जो जदीद मिज़ाइल हैं वो अमेरिका UAE को देगा और बाकी जो $1.5 बिलियन की डील है उसमें दीगर जंगी साजो सामान जो है, मिलिट्री इक्विपमेंट जो है जिसमें हेलीकॉप्टर भी होंगे, वो अमेरिका की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात को जो है वो दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।